तो आज हम लोग क्लास करेंगे इन्वायरमेंटल का। और इन्वायरमेंटल साइंस से आप लोग अगर देखोगे तो डब्ल्यूबीसीएस में या फिर अदर एग्जाम्स में जो साइंस का सेक्शन होता है उसमें क्वेश्चन आजकल इंक्रीज हो गया है। मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से ज़्यादा ईवीएस के क्वेश्चन आते हैं। मतलब अगर इसको पढ़ के जाओगे तो गारंटी है कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा। वो बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से मिले चाहे नहीं मिले, लेकिन इन्वायरमेंटल साइंस से क्वेश्चन मिल जाएगा। तो आज हम लोग इसी को कवर अप करेंगे। टास्क है हम लोग का इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन पढ़ना। एक चैप्टर ऑलरेडी आप लोग के साथ डिस्कस किया गया है और वो चैप्टर था फर्स्ट बेसिक, जो कि इन्वायरमेंटल इकोलॉजी के ऊपर हम लोग डिस्कस किए थे। लेकिन उसमें भी हम एक 2-3 चैप्टर को मिक्स करके एक साथ पढ़ाए हैं, ठीक है। तो अच्छा खासा इन्वायरमेंट का क्वेश्चन वहीं से देखोगे तो डब्ल्यूबीसीएस के इस साल के मेंस में मैक्सिमम क्वेश्चन इन्वायरमेंटल एंड इकोलॉजी से था। तो आप लोग आसानी से टैकल कर लोगे अगर उन सारे चैप्टर्स को कंप्लीट कर लेते हो तो। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन बेसिक चैप्टर है, स्कूल के टाइम में भी आप लोग पढ़ते हो, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हम लोगों को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। लेट अस स्टार्ट। तो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं कि फिजिकल इन्वायरमेंट यानी वाटर एयर लैंड इन सब में जब कुछ मटेरियल्स का एक्सेस एडिशन, मतलब हद से ज्यादा कोई मटेरियल बढ़ जाए, जो लिमिट है जितना रहना चाहिए उससे ज्यादा आ जाए, तो इसी से क्या होता है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन क्रिएट होता है। तो ये क्या होता है कि लाइफ को, जो हमारे बेसिक लाइफ है जैसे हम लोग जीते हैं, उसको और थोड़ा कठिन बना देता है। तो इन सारे मटेरियल्स को, जो मटेरियल्स एक्सेसिव पाए जाते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं पॉल्यूटेंट्स। क्या बोलते हैं? पॉल्यूटेंट। अब पॉल्यूटेंट्स जो है ऐसे मटेरियल्स हैं जिनके वजह से क्वालिटी ऑफ लाइफ पर एडवर्स इफेक्ट या नेगेटिव इफेक्ट पड़ता हो। तो पॉल्यूटेंट्स क्या हो सकते हैं? तो हम लोग सभी जानते हैं कि दैट कैन बी एनीथिंग। जो इंडस्ट्री से निकलने वाला स्मोक है, गाड़ियों से निकलने वाला जो धुआं है, वो भी हमारा एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, इसके अलावा वोल्केनो से निकलने वाला सल्फर लीड एक्सेट्रा, ये सारे भी क्या हैं? पॉल्यूटेंट्स हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये बेसिक चीज स्कूल के टाइम से भी पता है, हर किसी को इसका आइडिया है, तो ये बात समझ में आई होगी। आगे बढ़ सकते हैं। क्लियर है सबको? ओके। तो द फर्स्ट थिंग जो हमें जानना है वो है कि जिन पॉल्यूटेंट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं उनको क्लासिफाई किया गया है इन डिफरेंट सेक्शन। तो वो कैसे क्लासिफाई किया गया वो समझेंगे। तो पॉल्यूटेंट्स को हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं जिस तरीके से वो नेचर में पाया जाता है उसके अकॉर्डिंग। तो अगर मान लो कि कोई ऐसा पॉल्यूटेंट है जो इन्वायरमेंट में जिस तरीके से उसको ऐड किया गया है वो उसी फॉर्म में रह जाए, मतलब डीके नहीं हो, चेंज नहीं हो, तो उन सारे पॉल्यूटेंट्स को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स। ये ऐसे पॉल्यूटेंट्स हैं वो उसी फॉर्म में पाए जाते हैं जिन फॉर्म में इनको इन्वायरमेंट में ऐड किया गया हो। तो ये ऐसे इन्वायरमेंट में क्या चीज पाया जाता है? आज के टाइम में देख लो, प्लास्टिक, दैट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी वो डिग्रेड नहीं होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको खत्म नहीं कर पाएगी। तो अल्टीमेटली प्लास्टिक हो या फिर डीडीटी हो, ये दोनों प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स हैं। क्या बोला मैंने? दीज आर प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स, जो कि इन्वायरमेंट में उसी फॉर्म में पाए जाते हैं जिस फॉर्म में उनको ऐड किया जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट, तो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट क्या होता है? अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि जिस फॉर्म में उनको रिलीज किया जाता है उसके बिना पर कितने तरह के पॉल्यूटेंट्स हैं। तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट समझ में आया कि वो अपने फॉर्म में ही रह जाते हैं। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स वो सारे हैं जिनका क्रिएशन ऑलरेडी नहीं, मतलब इन्वायरमेंट में पाया नहीं जाता है। ये कैसे क्रिएट होते हैं? ये क्रिएट होते हैं बाय रिएक्टिंग विद द प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स, यानी कोई ऐसा चीज जो रिएक्शन के तौर पर क्रिएट होता हो। फॉर एग्जाम्पल पैन,
इस साल का WBCS के मेंस में आप देखोगे ये क्वेश्चन दिया हुआ है सेकेंडरी पोल्यूटेंट वाला कि पैन कैसे क्रिएट होता है, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ठीक है। तो ये कैसे क्रिएट होता है, ये नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन्स के रिएक्शन पे क्रिएट होता है पैन, ठीक है। तो ये एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, इसी साल ये क्वेश्चन दिया हुआ था। तो ये बेसिक चीज है, लेकिन अगर आप नहीं पढ़े हो तो ये भी आपके लिए टफ है। यहां तक बात समझ में आई? इज दैट क्लियर? ओके, नाउ अगर बात किया जाए कि नेचर में कोई चीज का एग्जिस्टेंस किस तरीके से है, उसके हिसाब से अगर हम देखें पॉल्यूटेंट्स किस टाइप के होते हैं, तो ये दो तरह के होते हैं। एक होता है क्वांटिटेटिव पॉल्यूटेंट और एक होता है क्वालिटेटिव पॉल्यूटेंट। क्वांटिटेटिव पॉल्यूटेंट जो पहले से नेचर में पाए जाते हैं, और क्या होता है कि बाय द टाइम इनका जो लेवल है, कॉन्सेंट्रेशन लेवल है, वो इनके थ्रेशोल्ड लिमिट यानी जो हाईएस्ट लिमिट होना चाहिए उस लिमिट से ज्यादा हो जाए, तो इनको हम लोग बोलते हैं क्वांटिटेटिव पॉल्यूटेंट्स। फॉर एग्जांपल क्वांटिटेटिव पॉल्यूटेंट्स का एग्जांपल है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारे क्वांटिटेटिव पॉल्यूटेंट्स हैं। क्यों? क्योंकि ये पहले से हमारे नेचर में पाए जाते हैं और इनका जो लिमिट है ये जब एक्सीड कर जाता है तो ये पॉल्यूटेंट का तरह काम करता है, ठीक है। तो ये है क्वांटिटेटिव पॉल्यूटेंट। नेक्स्ट कम्स क्वालिटेटिव पॉल्यूटेंट। ये नेचर में डायरेक्टली पाए नहीं जाते हैं, ये मैन मेड है। मैन मेड मीन्स आर्टिफिशियल है, जिनको हम लोग यूज करते हैं और उनके यूज से जो है पोल्यूशन क्रिएट होता है। फॉर एग्जाम्पल पेस्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, ये सारे जो हैं ये क्वालिटेटिव पॉल्यूटेंट्स हैं, क्योंकि इनके एक्सेसिव यूज से सॉइल पोल्यूट होता है। समझ में आ रही बात? तो क्वांटिटेटिव पॉल्यूटेंट्स एंड क्वालिटेटिव पॉल्यूटेंट्स इज क्लियर। नाउ अब अगर हम डिस्पोज करते हैं पॉल्यूटेंट्स को, तो वो अगर डीके हो जाए तो उन्हें हम बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स बोलते हैं, यानी वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जरिए डिकम्पोज हो जाता हो, डिग्रेड हो जाता हो, तो ऐसे पॉल्यूटेंट्स को हम लोग बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आपके घर से निकलने वाला सीवेज, ठीक है, जो भी गर्दो गुबार आपके घर से निकलता है, सीवेज जो होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्शन के द्वारा डिग्रेड हो जाता है, तो ये बायोडिग्रेडेबल कहलाता है। लेकिन कुछ ऐसे पॉल्यूटेंट्स भी हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा डिकम्पोज नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक्स, डीडीटी, ठीक है, इनको या हेवी मेटल्स, इनको हम लोग डिग्रेड नहीं कर पाते, डिकम्पोज नहीं कर पाते, ठीक। तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि पॉल्यूटेंट्स का टाइप सबको क्लियरली समझ में आया होगा। एक और इंपॉर्टेंट बात कि अगर कोई भी चीज नेचर में पहले से खुद से पाया जाता हो तो वो नेचुरल पॉल्यूटेंट कहलाता है, लेकिन अगर कोई चीज आर्टिफिशियली क्रिएट हो तो उसे हम लोग बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक ओरिजिन। ओके, क्लियर है सबको? सर फिर से बताइए ना। वेट ओके, बताते हैं। तो एंथ्रोपोजेनिक ये वर्ड क्या होता है पहले इसको समझ लो। नेचुरल जितने भी पॉल्यूटेंट्स है, फॉर एग्जांपल अभी आपको बताया गया कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारे नेचुरल हैं। क्यों? कि ये ऑलरेडी इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं, ठीक है? किसी ना किसी जरिया से इनका क्रिएशन होता है। फॉर एग्जांपल लाइटनिंग के द्वारा नाइट्रोजन ऑक्साइड बना लेता है, शायद लास्ट चैप्टर में पढ़ाए थे। फिर प्लांट्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड यूज करती हैं, ठीक है, बनता है वहां से भी, तो ये नेचुरल कहलाएगा। लेकिन एंथ्रोपोजेनिक क्या है? जो आर्टिफिशियली क्रिएट होता हो, दैट इज मैन मेड,
ओके, तो इनको बोला गया अकॉर्डिंग टू ओरिजिन, कैसे बन रहा है, तो ऐसा भी कैटेगरी बनाया जा सकता है। तो हम चाहते तो इसको एक फ्लो चार्ट बना सकते थे कि नेचुरल, एंथ्रोपोजेनिक। अब एंथ्रोपोजेनिक में भी ऐसा होगा जो बायोडिग्रेडेबल है, लेकिन एंथ्रोपोजेनिक में भी ऐसा हो सकता है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स हो। अब समझ में आई बात? ठीक है। अब तो बेसिक आप लोग शुरू से जानते हो कैसे पोल्यूशन बढ़ रहा है। पोल्यूशन बढ़ने का मेन कारण ये है कि ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रो कर रहा है। फॉर एग्जांपल, वर्ल्ड का पॉपुलेशन 2022 में 8 बिलियन क्रॉस कर चुका है। ये खुद में एक जीके भी है, याद रखना। ठीक है, वर्ल्ड पॉपुलेशन कौन से ईयर में 8 बिलियन क्रॉस किया? 2022 में। यानी रैपिडली पॉपुलेशन ग्रो कर रहा है। इवन इंडिया का पॉपुलेशन अभी टॉप मोस्ट पॉपुलेशन है। तो 2023 में हम लोग जानते हैं इंडिया बिकेम द टॉप पॉपुलेटेड कंट्री। नेक्स्ट, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। वी ऑल नो इंडस्ट्रीज से वेस्ट निकलता है जिसके वजह से पॉल्यूशन क्रिएट होता है। सो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बढ़ने की वजह से भी पॉल्यूशन हो रहा है। नेक्स्ट कम्स अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन की वजह से क्या हो रहा है? फॉरेस्ट डिक्लाइन कर रहे हैं, जो कि मेनली एक फैक्टर है जो पॉल्यूशन को लिमिट करता है। तो अर्बनाइजेशन की वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं? फॉरेस्ट सारे कट कर दे रहे हैं और उन जगह पे घर बन जा रहा है, फिर आबादी वहां पर बस जा रही है, तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है? उसकी वजह से भी पॉल्यूशन हो रहा है। इसके अलावा द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज, हम नेचर में पाए जाने वाले जितने भी रिसोर्सेस है उनका अनकंट्रोल्ड एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। अनकंट्रोल का मतलब जितनी जरूरत हो उतना इस्तेमाल नहीं करते, उससे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो इनके वजह से भी पॉल्यूशन बढ़ रहा है। तो अब इसका एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है। हम इकोनॉमिक वैल्यू के वजह से बहुत सारे फॉरेस्ट को हम लोग काट लेते हैं, समझ में आई? लेकिन इंडिया का जो 33% का टारगेट है कि फॉरेस्ट कवर होना चाहिए, लेकिन वो फुलफिल नहीं होता है ना बात। बिकॉज हम लोग जानते हैं फॉरेस्ट कवर के हिसाब से भी जो ISFR का रिपोर्ट है उसके बिना पर भी देखेंगे तो ये जो 33% होना चाहिए उससे कम है इंडिया का फॉरेस्ट कवर। दैट क्लियर? एंड अदर एक्टिविटीज लाइक फॉरेस्ट फायर, रेडियो एक्टिविटी, वॉल्केनिक इरप्शंस, इन सब की वजह से भी पॉल्यूशन बढ़ रहा है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पॉल्यूशन से बचने के लिए या क्वालिटी ऑफ एयर, वाटर, सॉइल, इन सब को प्रोटेक्ट करने के लिए एक एक्ट बनाया है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एक्ट 1986। ठीक है, ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये सवाल भी आता है। ठीक है, टू प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन सा एक्ट बनाया है? सो टू प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट, गवर्नमेंट हैज इनेक्टेड एनवायरमेंटल पोल्यूशन एक्ट 1986। इसका मेन रीजन क्या था? इससे पहले भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था। ठीक है, और यहाँ सवाल ये से भी एक आता है ना एग्जाम में, आप देखोगे भोपाल गैस ट्रेजेडी में कौन सा गैस था? मिथाइल आइसोसेनेट। क्लियर है? समझ में आई बात? आई होप क्लियर है सबको। सर। ओके, अब बात करते हैं पॉल्यूशन कितने टाइप के, कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो आप स्कूल के टाइम में आप लोगों ने पढ़ा होगा एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एक्सेट्रा। वी विल डिस्कस एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन इन डिटेल, कि कितने तरह के पॉल्यूटेंट्स है, क्या इम्पैक्ट पड़ता है, प्लस गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव लेती है, कैसे इनको प्रोटेक्ट करने का क्या गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। इसके अलावा तरह तरह के जो पॉल्यूशन होते हैं जैसे व्हीकुलर पॉल्यूशन, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट ईयर से जब आपका एग्जाम डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा तो पेपर्स डिस्क्रिप्टिव लिखने हैं, तो उस टाइम में आपको हर एक चीज समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो उसके बिना पर ही ये नोट्स थोड़ा सा आपके डिटेल में लिखा हुआ है। अब एयर पोल्यूशन क्या होता है? एयर में जो कॉन्टामिनेंट्स मौजूद हैं उनका एक्सेस प्रेजेंस ह्यूमन हेल्थ के लिए खराब हो सकता है, वो एनिमल के लिए भी, प्लांट्स के लिए भी खराब हो सकता है। तो इसी को एयर पोल्यूशन कहते हैं। इनके बढ़ने का वजह क्या है?
इनके बढ़ने का वजह यह है कि ट्रैफिक्स बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन, ठीक है। व्हीकल्स का जो तादाद है, ऑटोमोबाइल्स बढ़ रहा है, सिटीज बढ़ रहे हैं, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने की वजह से बहुत ज्यादा आप अर्बनाइजेशन पे डिपेंडेंट है, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे डिपेंडेंट है, जिसके वजह से इंडस्ट्रियल वेस्ट, फिर व्हीकुलर पोल्यूशन, इन सब की वजह से आपका क्या हो रहा है, एयर पोल्यूशन हो रहा है। एयर पोल्यूशन की वजह से मेनली क्या होता है, एयर पोल्यूशन में जो कॉन्टामिनेटेड हार्मफुल सब्सटेंसेस एयर में शामिल होते हैं, उनके वजह से हैजेडस जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, वो क्या है, आपको हेल्थ प्रॉब्लम हो सकता है, इन्वायरमेंटल डैमेज हो सकता है, और ये एक लॉन्ग टर्म में क्लाइमेट चेंज को इम्पैक्ट कर सकता है। तो हेल्थ प्रॉब्लम बेसिक प्रॉब्लम है, इन्वायरमेंट को डैमेज करना एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, और साथ में ये क्लाइमेट चेंज को भी इम्पैक्ट करता है। यहाँ एक बात लिखा है प्रॉपर्टी, तो हमने एक बात सुना होगा कि एसिड रेन की वजह से जो है ताजमहल या फिर ऐसे जितने भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर में जो इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हैं वो इम्पैक्ट हो रहे हैं। तो ये भी समझाने की बात है कि एयर पोल्यूशन की वजह से ऐसा हो। क्लियर है सबको? नाउ अब बात कर लिया मैंने एयर पोल्यूशन का, तो एयर पोल्यूशन में जो पॉल्यूटेंट्स यूज होते हैं वही हमारे एग्जाम में ज्यादा सवाल आता है। तो लेट अस डिस्कस द मेजर पॉल्यूटेंट्स। तो मेजर पॉल्यूटेंट्स में सबसे पहले बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका सिंबल होता है CO। ये एक कलरलेस, ऑर्डरलेस, मतलब इसका कोई सेंट नहीं होता, ठीक है, कलरलेस होता है। और कैसे क्रिएट होता है, कभी भी अगर इनकम्प्लीट बर्निंग हो कार्बन का, फॉर एग्जांपल वुड का इनकम्प्लीट बर्निंग हो, ठीक है, डीजल का, पेट्रोल का इनकम्प्लीट बर्निंग हो। अब इनकम्प्लीट बर्निंग कब होगा, जब जितना ऑक्सीजन की जरूरत है उतना ऑक्सीजन मौजूद नहीं हो, क्योंकि हम जानते हैं ऑक्सीजन इग्निशन में मदद करता है ना, ऑक्सीजन ही जलने में मदद करता है ना। तो अगर इनकम्प्लीट जो है इग्निशन होगा, बर्निंग होगा, तो क्रिएट होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके अलावा कुछ सिंथेटिक प्रोडक्ट हैं जिनको जलाने से भी इसका क्रिएशन, मतलब ये बनता है, फॉर एग्जांपल सिगरेट वगैरह। इसके अलावा अगर आप समझे तो वोल्केनो वगैरह से, वोल्केनिक इरप्शन से भी मिलता है, ठीक है, फ्रॉम वोल्केनिक इरप्शंस, फॉरेस्ट फायर, इनसे भी देखो, अदर नेचुरल सोर्सेस में वोल्केनोज, फॉरेस्ट फायर से भी हमको कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है। यहां तक बात समझ में आई? ओके, नाउ विल डिस्कस कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक ऐसा गैस है जो मेनली ब्लड के साथ रिएक्शन करके ब्लड में ऑक्सीजन का अमाउंट कम कर देता है, ठीक है। तो इट लोअर्स द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट इंटर्स आवर ब्लड। तो जिसके वजह से क्या होता है, जो होमोग्लोबिन, जिसके बारे में हम लोग जानते हैं कि ब्लड में होमोग्लोबिन नामी प्रोटीन पाया जाता है, उसके अंदर में ऑक्सीजन के साथ जो बाइंडिंग कैपेसिटी है वो कम जाता है। तो देखो मैंने बताया कि ये एक ऐसा गैस है जो ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी, ऑक्सीजन का अमाउंट लोअर कर देता है ब्लड में, ठीक है। तो इस साल के WBCS मेंस का पेपर आप लोग देखोगे तो एक सवाल यही वाला दिया हुआ है, और डिटेल में क्वेश्चन इस तरीके से पूछा है कि मेनली कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड ब्लड के साथ जो हम लोग बाइंडिंग कैपेसिटी है उसको रिड्यूस कर देता है। तो इट कंबाइंस विथ होमोग्लोबिन एंड क्रिएट्स कार्बोक्सी होमोग्लोबिन, जिसके वजह से क्या होता है, होमोग्लोबिन के अंदर में जो स्पेस होता है ऑक्सीजन के साथ में बाइंड होने का वो घट जाता है। अल्टीमेटली इसके वजह से क्या होगा,
आपको ऑक्सीजन कंटेंट जो बॉडी को मिलना चाहिए वो मिलेगा नहीं, जिससे क्या होगा, आपके रिफ्लेक्सेस, रिफ्लेक्सेशन क्या बोलते हैं हम लोग, रिफ्लेक्सेशन, रिफ्लेक्सेशन मतलब कि कोई भी ऐसा इवेंट जिसके अगेंस्ट, मान लो कि आग जल रही है तो आपको उसके अगेंस्ट में रिफ्लेक्स करना है। तो ये कब होता है, जब आपका जो रिफ्लेक्सेस है वो सही काम करे। लेकिन यहां पर आपके साथ में कंफ्यूजन हो जाएगा, स्लीपीनेस क्रिएट होगा। इसी वजह से, इस प्रॉपर्टी की वजह से हम कार्बन मोनोऑक्साइड को बोलते हैं साइलेंट किलर। तो कार्बन मोनोऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज साइलेंट किलर। इज दैट क्लियर? समझ में आई बात? ओके, अब देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड को डायरेक्टली कभी ग्रीन हाउस गैस नहीं कंसीडर करते। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर में ये शॉर्ट लिव्ड होता है, ठीक है, और इसका जो काम है, इट हैज हैविंग अ रोल इन फॉर्मेशन ऑफ ग्राउंड लेवल ओजोन, ठीक है। तो इसी वजह से इसे नॉर्मली डायरेक्ट ग्रीन हाउस गैस नहीं कंसीडर किया जाता है। तो देखो, एटमॉस्फेयर में ये शॉर्ट लिव्ड होता है और इसका एक रोल है फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्राउंड लेवल ओजोन, यानी ट्रोपोस्फेयर में ओजोन बनाने का काम। और इसके अलावा इट कैन एलिवेट द कंसंट्रेशन ऑफ मीथेन, मीथेन का ये कंसंट्रेशन बढ़ा सकता है। इसीलिए मीथेन जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है, तो हम लोग इसे डायरेक्ट नहीं बोल रहे हैं ग्रीन हाउस। इसके वजह से मीथेन का कंटेंट बढ़ेगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो मीथेन इज ए ग्रीन हाउस गैस, बट वी विल नॉट से कार्बन मोनोऑक्साइड इज डायरेक्टली ए ग्रीन हाउस। नई बात। आई होप कार्बन मोनोऑक्साइड इज कंप्लीट। आगे बढ़ सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात करें। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ये कंप्लीट बर्निंग पे आता है, ठीक है। जो भी कार्बन कंटेंट है उनका कंप्लीट बर्निंग होगा तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये एक प्रिंसिपल ग्रीन हाउस गैस है, यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट जो हम जानते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड के वजह से होता है, ठीक है। तो ये कैसे क्रिएट होता है, तो हम लोग जानते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से। जैसे आप कोल जलाते हो, कोयला जलाते हो, ऑयल, पेट्रोल, नेचुरल गैस, इनको जलाते हो तो बनता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट कैसे इंक्रीज हुआ है, आपको पता होगा कि ग्लोबल वार्मिंग का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बढ़ने के वजह से जो है, ज्यादा से ज्यादा कोल का इस्तेमाल किया जाने लगा। इंडिया में जो मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है वो आता है थर्मल पावर से, और थर्मल पावर में भी याद रखिएगा कोल बेस्ड प्लांट्स ज्यादा हैं, यानी कोल को ज्यादा यूज किया जाता है। इसी वजह से ग्लोबल वार्मिंग के में कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक मेजर रोल प्ले करता है। इसी की वजह से ग्लोबल वार्मिंग यानी हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर ये बढ़ रहा है, ठीक है। अब ना सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग में, बल्कि ओशियन एसिडिफिकेशन में भी कार्बन डाइऑक्साइड एक मेजर रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ में रिएक्शन करके कार्बोनिक एसिड बना सकता है, जिसके वजह से एसिडिफिकेशन होता है, ठीक है। समझ में आई बात कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में? नाउ विल गो टू क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो CFC शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का पहले समझो कि सोर्स क्या है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन कैसे बनता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आर इमिटेड फ्रॉम एयर कंडीशनिंग, AC या रेफ्रिजरेटर्स, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं अपने घर का जो हमारा क्या होता है, फ्रिज, ठीक है, जिसे रेफ्रिजरेटर बोलते हैं। तो AC, रेफ्रिजरेशन, इन जगह से CFC निकलता है, ठीक है।
CFC is released from there. अब CFC का मेन रोल क्या है? जब ये हवा में जाएगा तो ये एटमॉस्फेयर के सेकेंड लेयर दैट इज स्ट्रेटोस्फेयर तक उठ जाता है और जा करके स्ट्रेटोस्फेयर में पाए जाने वाले ओजोन लेयर को इम्पैक्ट करता है। ओजोन लेयर को इम्पैक्ट करता है, क्या करता है? ओजोन लेयर में जो होल है, जो हम लोग जानते हैं अंटार्कटिका में एक होल पाया गया, तो ओजोन लेयर के इस डिप्लेशन का कारण क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसके वजह से जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं, जो मेनली स्किन कैंसर यानी बॉडी का जलना, स्किन कैंसर के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल हैं। तो अल्ट्रावायलेट रेज जो है सन के, वो अर्थ तक आ रहे हैं। इसका मेन वजह क्या है कि CFC ओजोन लेयर में डिप्लेशन क्रिएट कर रहा है। अब इसका मतलब अगर अल्टरनेट लाना हो तो क्या किया जा रहा है? तो CFC के बजाय लिक्विड नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, CFC के बजाय किसका यूज किया जा रहा है? लिक्विड नाइट्रोजन का। ठीक है, समझ में आई बात? ओके, अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ओजोन लेयर डिप्लेशन का, तो उससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। याद रखेंगे, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में डिसाइड किया गया, और अगर पूछे कि केम इनटू इफेक्ट तो बोलेंगे 1989 में। ठीक है, सो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कि वियना कन्वेंशन का एक पार्ट है, जो एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसके द्वारा ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के बारे में सोचा जा रहा है। और ये सोचा जा रहा है कि CFC की वजह से जो डिप्लेशन हो रहा है उसको कैसे कम किया जा सके। तो पूछ सकता है कि डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर से रिलेटेड जो प्रोटोकॉल है वो क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑफ 1987। दैट क्लियर? आगे बढ़ सकते हैं। नाउ कम्स लीड। अब लीड कहां से हासिल होता है? सोर्स क्या है लीड का? तो लीड इज प्रेजेंट इन द पेट्रोल, डीजल, लीड बैटरीज, पेंट्स, हेयर डाइज, यानी इन सारी चीजों से लीड हासिल होता है। जब पेट्रोल जलता होगा तो लीड इमिट होता है। अब लीड का मेनली जो इसका रिस्पॉन्स है, यानी इसके वजह से क्या प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये समझे कि लीड का सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है चिल्ड्रन के ऊपर। और जो हम लोग बोलते हैं इंटेलिजेंस, यानी आपका जो ब्रेन का काम करना, ये इंटेलिजेंस रिड्यूस कर देता है। ठीक है, का मेन काम क्या है या मेन इम्पैक्ट क्या है? ये नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है, जिसके वजह से इंटेलिजेंस रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो इट कैन कॉज नर्वस सिस्टम डैमेज। अगेन, लीड का कंटेंट अगर आपके बॉडी में ज्यादा जाए तो आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स लाइक कॉन्स्टिपेशन ये भी हो सकता है, और अगर सीवियर कंडीशन होगा तो आपको कैंसर भी हो सकता है। ये लीड का मेन इंपैक्ट है। अब लीड का एक यूज बताते हैं। टेल या फिर टेट्रा इथाइल लीड, इसके फॉर्म में लीड को हम व्हीकल्स के जो पेट्रोल है उनमें यूज करते हैं, ताकि ऑयल का ऑक्टेन नंबर बढ़ाया जा सके। ऑक्टेन नंबर मतलब क्या है? उसके जलने का जो ये होता है ना, तब कंबशन पावर समझ लो, तो उसको मेजर करने के लिए ऑक्टेन नंबर यूज होता है। तो टेट्रा इथाइल लीड जो है, ये व्हीकल के इजीली मूविंग के लिए ऑयल में या पेट्रोल में ऐड करते हैं। ठीक है, EL, ये भी देखोगे एग्जाम में बहुत बार आया हुआ सवाल। दैट क्लियर? नहीं बात? नाउ कम्स ओजोन। ओजोन के बारे में हम क्या जानते हैं? ओजोन एक गैस है जो कि एटमॉस्फेयर के अपर लेयर में पाया जाता है। और ये क्या काम कर रहा है? तो ओजोन का एक लेयर है जो कि स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है, और ये हार्मफुल जो यूवी रेज हैं
उनको अर्थ पे आने से रोक रहा है, राइट? दैट क्लियर? लेकिन ये प्रोटेक्ट कहाँ कर रहा है? प्रोटेक्ट कर रहा है सिर्फ स्ट्रेटोस्फेयर में। लेकिन अगर हम बात करें कि ग्राउंड लेवल में इसका क्या इम्पैक्ट, ग्राउंड लेवल में ये मेनली एक पॉल्यूटेंट का काम करता है। ग्राउंड लेवल का मतलब क्या है? एटमॉस्फेयर के लोअर लेवल में, ठीक है? यहाँ पर ये पॉल्यूटेंट का काम करता है। कैसे निकलता है, कहाँ से आपको ओजोन आपको ट्रोपोस्फेयर में देखने को मिल रहा है? तो ये याद रखें, ओजोन का जो मिकदार आप देख पा रहे हो, ये मेनली व्हीकल्स और इंडस्ट्रीज से, इसका सोर्स क्या है? व्हीकल एंड इंडस्ट्रीज। यानी ग्राउंड लेवल पे ओजोन इमिशन कहाँ से हो रहा है? व्हीकल्स और इंडस्ट्रीज से। और इसका इम्पैक्ट क्या है? इसके वजह से आपको क्या होगा? इसके वजह से आपको आई ईचिंग, बर्निंग, मतलब आपके बॉडी का जलना, वाटरी आईज यानी पानी आना बॉडी से, ये काम होगा, ठीक है? और ये आपका जो बॉडी का, जो हम लोग जानते हैं इम्यूनिटी पावर, यानी निमोनिया, कोल्ड मतलब ठंडा लगने से जो इम्यूनिटी पावर होता है उसको उसको कम कर देता है। तो जो आपका बॉडी का ऑटोमेटिक इम्यूनिटी है, ये इसको रिड्यूस कर देता है, ठीक है? ओजोन समझ में आई बात? ओजोन क्लियर है? नेक्स्ट कम्स नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड के बारे में पहले ही हम बता चुके हैं कि नेचुरली नाइट्रोजन ऑक्साइड कैसे क्रिएट होता है। नाइट्रोजन हवा में पाया जाने वाला सबसे ज्यादा परसेंटेज वाला गैस है, राइट? अब नाइट्रोजन इलेक्ट्रिसिटी यानी लाइटनिंग जो बोलना चाह रहे थे हम, लाइटनिंग के वजह से नेचुरली नाइट्रोजन ऑक्साइड बनता है एटमॉस्फेयर में, नेचुरल प्रोसेस। लेकिन अगर हम नेचुरल प्रोसेस का बात नहीं करें तो कैसे बनेगा? कोई व्हीकलर पोल्यूशन से, बर्निंग ऑफ पेट्रोल, डीजल, कोल, इनके जलने से नाइट्रोजन ऑक्साइड बनता है। अब नाइट्रोजन ऑक्साइड की वजह से क्या होता है? इट कैन कॉज स्मॉग। तो अभी हम स्मॉग के बारे में पढ़ेंगे, स्मॉग क्या होता है। लेकिन यहाँ याद रखें कि नाइट्रोजन ऑक्साइड की वजह से स्मॉग क्रिएट होता है, ठीक है? और इसी के वजह से एसिड रेन आपको देखने को मिलेगा। यानी बारिश में जब नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड का जो कंटेंट है वो उसके साथ ज्यादा मिकदार में पाया जाएगा, तो रेन में एसिडिफिकेशन होगा और एसिड रेन होता है, ठीक है? तो इट कैन कॉज स्मॉग एंड एसिड रेन। इसके अलावा ये बच्चों को विंटर के टाइम में जो रेस्पिरेटरी डिजीज है उससे ससेप्टेबल कर सकता है, यानी उनके इम्यूनिटी को डिक्रीज कर देगा और उन्हें ठंडे के टाइम में जो ऑटोमेटिक इम्यूनिटी होता है वो रिड्यूस हो जाता है और उन्हें रेस्पिरेटरी डिजीज, नॉट ओनली चिल्ड्रंस बट ऑल्सो एनीवन, ये रेस्पिरेटरी डिजीज के जो इम्यूनिटी है उसको बढ़ा देगा, सॉरी घटा देगा, ठीक है? समझ में आई बात? अब आपको लास्ट चैप्टर में पढ़ाया गया था अबाउट नाइट्रोजन फिक्सेशन। हम जानते हैं कि जो नाइट्रोजनस बैक्टीरियाज होते हैं लिग्विनस प्लांट्स में, उसके जरिए डायरेक्टली नाइट्रोजनस फिक्सेशन किया जाता है, जो कि सॉइल्स को फर्टिलाइज करने का एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, राइट? तो ये वहाँ पे पढ़ा दिया गया है। अब एक छोटा सा बात समझे, नाइट्रोजन ऑक्साइड को आप नाइट्रस ऑक्साइड के साथ कंफ्यूज नहीं हो सकते। नाइट्रस ऑक्साइड क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस, ठीक है? ये एक ग्रीन हाउस गैस है और हम जानते हैं इसे लाफिंग गैस भी बोला जाता है, ठीक है? समझ में आई बात? यहाँ तक क्लियर है सबको? आ जाते हैं अब बहुत इंपॉर्टेंट सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर के ऊपर। सिंपली इसको पार्टिकुलेट मैटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीएम या पार्टिकुलेट मैटर। ये क्या है? तो जो हवा है उसके अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स पाए जाते हैं, यानी एयर में पाए जाने वाला सॉलिड, वही है पार्टिकुलेट मैटर, ठीक है?
ये डस्ट के फॉर्म में, स्मोक के फॉर्म में, वेपर के फॉर्म में पाया जाता है हवा में। अब बोलोगे कि वैसे तो बहुत सारा डस्ट पार्टिकल है, लेकिन ये खास क्या है, इनका जो साइज है वो छोटा होता है और इनके वजह से जो रोड का विजिबिलिटी होता है, मतलब हम लोग बोलते हैं कि मेरी द विजिबिलिटी इज इम्पैक्टेड, यानी इनके वजह से ड्यूरिंग विंटर टाइम विजिबिलिटी घट जाएगा, रोड एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, हेज क्रिएट हो सकता है, ठीक है। तो दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हेज एंड रिड्यूस विजिबिलिटी। इसके अलावा हेल्थ इम्पैक्ट क्या है इसका, तो ये समझ लो कि हेल्थ इम्पैक्ट इसका सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर कोई बहुत ज्यादा देर तक इन मैटर्स को ब्रीथ कर रहा है तो उससे रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स हो सकता है, यानी रेस्पिरेटरी डिजीज हो सकता है। फॉर एग्जांपल उसे हो सकता है न्यूमोकोनियोसिस, ये लंग्स का एक बीमारी है। जब आप ज्यादा से ज्यादा डस्ट इनहेल कर लेते हैं लंग्स में तो आपको इन्फ्लेमेशन मतलब जलन होने लगेगा, कफिंग होगा, फाइब्रोसिस होगा यानी सांस फूलना, ये आपको प्रॉब्लम होगा सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर की वजह से। क्लियर है? समझ में आ रही बात सबको? हाँ सर। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात क्या बोला मैंने, इनका साइज छोटा होता है। तो अब समझेंगे कि इनका साइज वेरी करता है कितना से कितना। तो देखो 0.001 टू 500 माइक्रोमीटर्स, ये साइज होता है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर का। अब इनमें भी अलग अलग साइज होते हैं। फॉर एग्जांपल PM10, PM2.5, ये इंपॉर्टेंट सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, ठीक है। क्या बोला मैंने, PM10 एंड PM2.5, ये इंपॉर्टेंट सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर है। और इंडिया में जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इसने इसका एक लिमिट भी बता करके रखा और ये भी बताया कि सबसे ज्यादा ह्यूमन हेल्थ को प्रॉब्लम PM2.5 से है। किससे है? 2.5 माइक्रोमीटर का जो साइज होता है PM2.5, उसके वजह से ज्यादा प्रॉब्लम है ह्यूमन हेल्थ को। दैट क्लियर? समझ में आई बात? अब जो बता रहे थे कि इन पार्टिकल्स का क्या होता है कि अगर ये 10 माइक्रोमीटर्स के साइज से छोटे हैं तो ये इजीली हवा में फ्लोट करते हैं, लेकिन अगर इनका साइज मोर देन 10 माइक्रोमीटर है तो ये सेटल डाउन, मतलब ये हवा में फ्लोट नहीं करेंगे, नीचे सेटल डाउन बैठ जाएंगे। और ऐसे भी पार्टिकल्स होते हैं जो 0.02 माइक्रोमीटर्स के छोटे होते हैं, जिनके वजह से एरोसोल क्रिएट होता है। अब एरोसोल के बारे में हम लोगों ने कोलॉइडल सॉल्यूशन में पढ़ा था, याद है? कोलॉइडल सॉल्यूशन, एयर में वाटर, समझ में आई बात? तो पार्टिकुलेट मैटर सबको क्लियर है? बात करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड का। सल्फर डाइऑक्साइड एक इंपॉर्टेंट पॉल्यूटेंट इस तरीके से जाना जाता है क्योंकि इसका व्हीकलर पोल्यूशन से भी आपको सल्फर मिलेगा, कोल्स के बर्निंग पे भी आपको सल्फर मिलेगा, थर्मल पावर प्लांट से भी मिलता है। इसके अलावा वोल्केनोज, जो जहां जहां वोल्केनोज है, वोल्केनिक इरप्शन से भी आपको सल्फर डाइऑक्साइड मिलता है। और इनके वजह से क्या होगा, जैसे कि पहले नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में बताया था मैंने कि स्मोक क्रिएट हो सकता है और एसिड रेन होगा ड्यू टू सल्फर डाइऑक्साइड। इसके अलावा इंडस्ट्रीज में कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जैसे पेपर इंडस्ट्री, मेटल स्मेल्टिंग मतलब मेटल्स एक्सट्रैक्शन वाला जो इंडस्ट्री है, वहां से भी सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। और सल्फर डाइऑक्साइड का इम्पैक्ट हम आपको बता चुके, इसके वजह से स्मोक क्रिएट हो सकता है यानी विजिबिलिटी रिड्यूस हो जाएगा, एसिड रेन यानी प्रॉपर्टी डैमेज होगा,
इसके अलावा ये लंग डिजीज, जो कि ह्यूमन हेल्थ के ऊपर इसका इम्पैक्ट क्या होगा कि लंग्स डिजीज में ये इम्पैक्ट कर। सल्फर डाइऑक्साइड भी क्लियर है सबको। अब जैसा कि मैंने बोला था, स्मोक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से स्मोक का फॉर्मेशन होता है। पहला बात ये जानो कि स्मोक जो वर्ड है ये सबसे पहले कब यूज किया गया? 1905 में बाई डॉक्टर H.A. वॉक्स। अब यहां पर ये स्मोक वर्ड दो वर्ड से बना है, स्मोक प्लस फॉग, ये दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है। स्मोक इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ फॉग, ठीक है। सो फॉग हम लोग जानते हैं, फॉग इज ए नॉर्मल फेनोमेना, और स्मोक, स्मोक मतलब डस्ट पार्टिकल का होना, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है स्मोक। अब स्मोक में भी एक स्पेशल स्मोक है जिसे बोलते हैं हम फोटोकेमिकल स्मोक या स्मोक। इसका मतलब क्या होता है? इट इज डिस्क्राइब्ड एज एन एरो पोल्यूशन या सॉरी एयर पोल्यूशन, जो कि क्रिएट होता है बाय द रिएक्शन ऑफ सनलाइट। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सनलाइट जब कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल्स लाइक नाइट्रोजन, सल्फर, इन सारे केमिकल्स के साथ एटमॉस्फेयर में रिएक्शन करता है तो बनता है स्मोक। अब इनमें भी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, प्राइमरी कंपोनेंट है, जिनका होना जरूरी है फॉर क्रिएशन ऑफ स्मोक। दैट इंपॉर्टेंट प्राइमरी कंपोनेंट इज ओजोन। तो ओजोन इज ए प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ स्मोक। ओजोन के वजह से स्मोक क्रिएट होता है। समझ में आई बात? तो ये सवाल इस तरीके से आ सकता है कि फोटोकेमिकल स्मोक का प्राइमरी कंपोनेंट क्या है? ओजोन होता है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दीज ऑल आर पार्ट ऑफ स्मोक। समझ में आई बात? अब देखो, स्मोक मेनली क्या है? एक ऐसा सिचुएशन है जब एयर में वाटर वेपर जो आप देख रहे हो उनमें डस्ट पार्टिकल्स और गैसेस का एक मिक्सचर क्रिएट हो, जिसके वजह से हेजी एयर हो जाए, मतलब विजिबिलिटी रिड्यूस हो जाए, एयर हेजी हो जाए, और क्योंकि इनमें जो कंपोनेंट्स हैं वो हेल्थ के लिए सही मुफीद नहीं होते हैं, इसी वजह से उनको, मतलब उनके वजह से ब्रीथिंग कंडीशन में आपको डिफिकल्टी होगा, ठीक है। तो इट विल इम्पैक्ट योर ब्रीथिंग कंडीशन। अब स्मोक क्यों बढ़ रहा है? इसका वजह यह है कि हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, साथ साथ ट्रैफिक बढ़ रहा है, तो जिसके वजह से जो अनवांटेड कंपोनेंट्स है, डस्ट है, ये आपको एटमॉस्फेयर में ज्यादा देखने को मिल रहा है। इसके अलावा विंड्स का चलना आहिस्ता आहिस्ता कम हो गया है। अगर काम विंड हो, काम विंड मतलब क्या है? विंड ज्यादा तेज नहीं चल रहा है, तो देखोगे कि फॉग क्रिएट होगा। तो वजह यह है कि डस्ट पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएंगे। तो विंटर के सीजन में ऐसा होता है कि विंड बहुत स्लो चलता है, जिसकी वजह से स्मोक और फॉग का ग्राउंड लेवल पे एक कॉम्बिनेशन के थ्रू बनता है स्मॉग। क्या बनता है? स्मॉग। और ये फिनोमेना हर साल हम दिल्ली में देख पाते हैं, ठीक है। इवन कोलकाता में भी ये चीज देखने को मिलेगा, लेकिन दिल्ली में एयर पोल्यूशन का प्रॉब्लम ज्यादा है, इसी वजह से दिल्ली में ये चीज आपको देखने को हर साल मिले। समझ में आई बात? अब क्या होगा? विजिबिलिटी अगर रिड्यूस होगा तो फॉग में जो कंपोनेंट्स है वो ट्रैप हो जाएंगे, तो इसी वजह से ये ब्लैक कलर या येलो कलर का दिखाई देता है। समझ में आई बात? ओके, अब हम डायरेक्टली बात करते हैं इसके इफेक्ट का। हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, सनलाइट, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स लाइक सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, और ओजोन के कॉम्बिनेशन से बनता है फोटोकेमिकल्स। तो यहाँ पर इसको डिस्कस, अब बात करते हैं इफेक्ट का। क्या इम्पैक्ट पड़ेगा भाई स्मॉग से? स्मॉग से विजिबिलिटी रिड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से एक्सीडेंट होने का चांसेस, एनवायरमेंट इम्पैक्ट होगा,
है एयर पोल्यूशन की वजह से इन्वायरमेंट इम्पैक्ट होगा। इसके अलावा जो नेचुरल विटामिन डी का प्रोडक्शन होता है, कैसे होता है जानते हैं? नेचुरल विटामिन डी का प्रोडक्शन कैसे होगा? वो होता है सनलाइट के द्वारा। अब अगर विजिबिलिटी रिड्यूस हो जाए, सनलाइट रीच ही नहीं करे, तो नेचुरल विटामिन डी प्रोडक्शन होगा ही नहीं, जिसके वजह से एक लॉन्ग टर्म में रिकेट्स का बीमारी हो सकता है, क्योंकि विटामिन डी के कमी से क्या होता है? रिकेट्स होता है। ठीक है, समझ में आई बात? अब विटामिन डी के माने कमी की वजह से आपको, चूंकि ये एक एयर पोल्यूशन का पार्ट है, तो आपको जो हमेशा एयर पोल्यूशन से एक इंपॉर्टेंट चीज समझ लेंगे, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होता ही होता है। तो आपको ब्रोंकाइल डिजीज हो सकते हैं, लाइक एस्थमा हो सकता है, आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकता है। तो ये मेनली है बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन और क्रिएशन। उम्मीद करते हैं आप लोगों को जो मेजर पॉल्यूटेंट्स हैं उनको समझा पाए। कोई सवाल है किसी का? एनी क्वेश्चन? आगे बढ़ते। अब बात करते हैं इंडोर पोल्यूशन। इंडोर पोल्यूशन का मतलब, आउटडोर का मतलब क्या हुआ? जो बाहर एटमॉस्फेयर। इंडोर पोल्यूशन का मतलब हो गया कि आपके घर में, रूम्स में भी पोल्यूशन हो, घर में भी आपको पोल्यूशन। अर्बन एरियाज में ये सिचुएशन का वजह क्या है? अर्बन रूरल एरियाज में भी ऐसे पोल्यूशन होते हैं। का कारण यह है कि वेंटिलेशन अगर आपके घर में नहीं हो, फॉर एग्जाम्पल आपने एक रूम को बंद कर दिया और 10 साल तक बंद रखा, तो उसके अंदर में अगर कोई पॉल्यूटेंट है, तो अगर कोई उसके साथ में रह रहा है, तो वो उसका लॉन्ग एक्सपोजर होगा दैट पॉल्यूटेंट्स के साथ में, तो जिसकी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये कब होगा? जब आप कोई एयर टाइट रूम में रह रहे हो, वेंटिलेशन नहीं हो, तो इसके वजह से पॉल्यूटेंट का लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, समझ में आई बात? यहाँ भी समझेंगे कि क्या क्या मेजर पॉल्यूटेंट्स हो। ठीक है, अब यहाँ पर दो तरह का एरिया है, जैसे रूरल एरिया में किस वजह से आपको ये इंडोर पोल्यूशन देखने को मिलेगा, अर्बन एरिया में किस वजह से देखने को मिलेगा। रूरल एरिया में मेनली क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि चूल्हे के ऊपर में खाना बनता है, यानी लकड़ी का इस्तेमाल होता होगा, कोयले का इस्तेमाल होता होगा, ठीक है, काऊ डंग का इस्तेमाल होता होगा। ठीक है, तो फायरवुड, चारकोल, काऊ डंग इसका इस्तेमाल होता है, तो उसके वजह से धुआं क्रिएट होता है। और अगर आपके रूम में वेंटिलेशन नहीं हो, वो धुआं बाहर नहीं निकलेगा, जिसके वजह से आपको उसके साथ जो है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकता है। क्योंकि आज से अगर हम लोग 20 साल पहले चल जाएं, जब तक के हर घर में जो एलपीजी का यूज है वो नहीं था, तब तक ये प्रॉब्लम्स होते थे। ठीक है, तो ये रूरल एरिया की बात नहीं है, अर्बन एरिया में भी एक टाइम था जब ऐसा देखने को मिलता था, लेकिन अर्बन एरियाज में माना जाता है कि लोग एलपीजी का यूज करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अर्बन एरिया। अर्बन एरिया में इसका इशू अलग हो सकता है। अर्बन एरिया में एलपीजी यूज कर रहे हैं तो भाई पोल्यूशन का कोई हिसाब नहीं, लेकिन अगर आप अपने रूम में, जिस रूम में रहते हो, उसमें वेंटिलेशन नहीं यूज करते हो, आजकल का जो घर बनता है, ठीक है, आप देखोगे कि उसमें रूम में वेंटिलेशन नहीं है। वेंटिलेशन का मतलब होता था कि हमेशा देखोगे ऊपर के कॉर्नर पे एक वेंटिलेटर लगाया जाता। इसका मेन रीजन ये होता है कि घर के डोर से हेवी एयर इंट्रोड्यूस होता है और लाइटर एयर्स इस ऊपर के हिस्से में ऊपर से उठ करके लाइटर एयर क्या होते हैं, रूम से बाहर निकल जाते हैं। ठीक, तो ऐसा कोई सील्ड बिल्डिंग बनता हो, जो कि आज के दौर में बन रहा है। ठीक है, टाइट सील्ड बिल्डिंग्स, ये आदमी इसलिए बना रहा है कि अपने घर में एसी वगैरह लगा सके, लेकिन इसका एक उल्टा प्रॉब्लम भी है। जब आप एसी यूज करते हो अलग बात है, एसी तो ऐसे ही ऑक्सीजन लेवल को रिड्यूस करता है, लेकिन ये वेंटिलेशन का कमी दे रहा है, इसका मतलब इसके वजह से भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है लॉन्ग एक्सपोजर में। मतलब एक दिन में, 2 दिन में कुछ नहीं होगा,
10 साल आप ऐसे ही रह रहे हो, उसके वजह से आपका ऑक्सीजन लेवल जो है, जो बॉडी आपका ऑक्सीजन लेवल है वो घट जाएगा। समझ में आई बात? रूरल एरिया अर्बन एरिया का कंडीशन। यस सर। अब बात करते हैं कि इंडोर पोल्यूशन में कौन कौन सा ऐसा पॉल्यूटेंट है इंडोर में। ठीक है, तो इंडोर में पहले बात करते हैं हम लोग वीओसीज का। वीओसी का मतलब होता है वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या बोलते हैं? वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल आप यूज करते हैं, घर में लोग यूज करते हैं, परफ्यूम्स का इस्तेमाल लोग करते हैं। अब मान लो कि आपने परफ्यूम यूज किया और आप ऐसे रूम में रहते हो जो कभी बंद रहता है, हमेशा ओपन होता ही नहीं है। हम परफ्यूम को जो आपने यूज किया, उनमें से जो केमिकल्स निकल रहे हैं वो आपके रूम के अंदर में ही रह जाएगा। ठीक। एयर फ्रेशनर, देखोगे रूम में रूम फ्रेशनर लोग यूज करते हैं। अब रूम फ्रेशनर क्या है, उस रूम में रह जाएगा, वो बाहर अगर नहीं निकल पा रहा है तो वो लॉन्ग एक्सपोजर में आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इसके अलावा रूम लोग फर्नीचर को पॉलिश करते हैं, तो उसके अंदर में जो केमिकल्स यूज होता है, ये सारे वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। फॉर एग्जांपल हेयर स्प्रे, परफ्यूम्स, ठीक है, एयर फ्रेशनर्स, मोथ रिपेलेंट्स, फर्नीचर पॉलिश करने वाला जो ये है, फूड प्रिजर्वेटिव्स, सब लकड़ी को बचाने के लिए जो आप लोग स्प्रे डालते हो, ये सारे जो है वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। अब इनके वजह से आपको क्या प्रॉब्लम होगा? अगर आप ज्यादा देर तक इसके साथ में एक्सपोजर हो रहा है तो आपको आंख में चुभन हो सकता है, इरिटेशन ऑफ आई। गलती से भी अगर आपने परफ्यूम यूज कर रहे हैं और आपके आंख में चल जाए तो आंख जलने लगेगा। नोज एंड थ्रोट, इनमें इरिटेशन होगा। के साथ हेडेक हो सकता है, हेडेक मतलब सर में दर्द हो सकता है, नौजिया हो सकता है, ठीक है, और आपको ड्राविनेस फील हो सकता है, लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन होगा, यानी आप कोऑर्डिनेट नहीं कर पाओगे, आपको ड्राविनेस फील होगा। ये हो सकता है बाई वोलेटाइल ऑर्गेनिक। अब बहुत एक आम चीज टोबैको। तो टोबैको से मेनली क्या होता है? टोबैको एक कार्सिनोजेनिक कंपोनेंट है। कार्सिनोजेनिक का मतलब होता है ऐसे कंपोनेंट जिनसे कैंसर होता होगा या ट्यूमर सेल्स बनते हैं। ठीक है, क्या पा रहे हैं? कार्सिनोजेंस क्या है? कैंसर कॉजिंग एलिमेंट्स। कैंसर कॉजिंग एलिमेंट्स है। तो टोबैकोज मेनली यूज जो हम लोग करते हैं या जो लोग सिगरेट यूज कर रहे हैं उनमें टोबैको होता है, इसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम होता है सभी को पता है कि इनके वजह से लॉन्ग एक्सपोजर में आपको ब्रोंकाइटिस हो सकता है, एस्थमा हो सकता है, लंग डिसफंक्शन मतलब लंग प्रॉपरली काम करना बंद कर देगा, कैंसर हो सकता है आपको। ठीक है, तो ये टोबैको का जो है लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। अब कुछ ऐसे कंपोनेंट्स है लाइक फॉर्मल्डिहाइड। अब फॉर्मल्डिहाइड नॉर्मली हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये मेनली क्या करता है, जैसे कि आपके जो कारपेट्स हैं, ठीक है, या फोम जो घर में यूज होता है, उन सब में फॉर्मल्डिहाइड होता है। ठीक है, और इसके वजह से आपको आंखों में चुभन हो सकता है, नोज में इरिटेशन होगा, ठीक है, एलर्जी का प्रॉब्लम हो सकता है। ये फॉर्मल्डिहाइड का मेन फैक्ट है। ठीक है, ये आता कहाँ से है? तो अब मैंने जैसे कि बताया, कारपेट्स में जो फोम यूज करते हैं हम लोग, फोम का मतलब ये हुआ कि ऐसे फोम, फॉर एग्जांपल हम लोग यूज करते हैं सेविंग क्रीम, सब में भी ये होता है। ठीक है, आगे बढ़ सकते तो आई विल टॉक अबाउट रेडॉन, जो कि खुद में एक रेडियो एक्टिव सॉरी कंपोनेंट है। रेडियो एक्टिव जो मटेरियल है जिसके बारे में बात करते हैं, ये कहाँ से पाया जाता है? इट इज ए गैस इमिटेड बाय नेचुरली फ्रॉम द सोल सॉइल, तो मिट्टी से पाया जाता है। ठीक है, अब जो मॉडर्न घर्स होते हैं,
में वेंटिलेशन का कमी के वजह से, रेडॉन का एक्सपोजर के वजह से आपको लंग कैंसर हो सकता है। क्या हो सकता है आपको? लंग कैंसर हो सकता है। यानी ये मिट्टी से निकलने वाला गैस है, लेकिन मॉडर्न डे होम्स वेंटिलेशन का कमी है, जिसके वजह से लंग कैंसर हो सकता है। नेक्स्ट कम्स बेंजीन। बेंजीन क्या है? ये क्रूड ऑयल का एक कंपोनेंट है और पेट्रोकेमिकल्स में बेंजीन हाईली पाया जाता है। क्रूड ऑयल्स में ये हाईली पाया जाता है। मेनली इसके अंदर में हाई ऑक्टेन नंबर होता है, मतलब क्या है? इसके कॉम्बुशन पावर जो है ज़्यादा है और ये गैसोलीन यानी पेट्रोल का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। इसके वजह से आपको कैंसर हो सकता है। क्या? इसके वजह से कैंसर हो सकता है। साथ ही साथ बोन मैरो फेलियर, मतलब जो लोग जानते हैं कि हमारे जो बोन्स है, बोन मैरो जो पाया जाता है, तो उसका रिडक्शन होगा, बोन मैरो फेलियर होगा, तो एरिथ्राइटिस जैसी बीमारियां हो सकती है। आया? अब बात करते हैं इथाइलिन का। इथाइलिन केमिकल इंडस्ट्री से पाया जाता है। ठीक है, ये ऐसे इंडोर ये दोनों होंगे नहीं, लेकिन ये भी पॉल्यूटेंट्स हैं, ये हम लोग इसको पढ़ ले रहे हैं। इथाइलिन को समझे, केमिकल इंडस्ट्रीज से इथाइलिन पाया जाता है। नॉर्मली हम लोग इथाइलिन कहाँ जानते हैं? तो पॉलीएथिलीन का नाम सबने सुना है, यानी पॉलीथीन, प्लास्टिक का जो पॉलीमर है में इथाइलिन है। ठीक है, अब ये नेचुरली एक प्लांट हार्मोन है। ये नेचुरली प्लांट हार्मोन का तरह काम करता है और इसका इस्तेमाल हम लोग अर्ली रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स में करते हैं। मतलब अगर फल को पहले पकाना है तो अर्ली रिपनिंग में इथाइलिन का यूज होता है। आया समझ? इथाइलिन इज यूज्ड फॉर अर्लिंग रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स। इथाइलिन नॉर्मली इज नॉट अ कार्सिनोजेन, मतलब कैंसर कॉजिंग एजेंट नहीं है इथाइलिन, लेकिन इथाइलिन ऑक्साइड यानी इथाइलिन का ऑक्साइड अगर बन जाए तो वो कार्सिनोजेन का काम करता है। यानी डायरेक्टली नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली ये कार्सिनोजेन का काम करे। क्या ये बात? उम्मीद करते हैं कि पॉल्यूटेंट्स का ये पार्ट आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे फ्लाई ऐश के बारे में। फ्लाई ऐश क्या है? मतलब एयर में पाया जाने वाला सॉलिड मटेरियल। फ्लाई ऐश इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सॉलिड रेसिड्यू है जो गैसेस के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। अब बहुत फाइन पाउडर होता है। ठीक है, बहुत फाइन होता है। फाइन का मतलब क्या है? बहुत छोटा साइज का होगा। ठीक, अब इसको समझने के लिए हम ये समझते हैं कि कहाँ कहाँ से निकलता होगा। तो कोल बेस्ड जितना भी जनरेशन है, जहां जहां, सब में सब जगह पर जो है ऐश पाया जाएगा। ठीक है, इंडिया में हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि इंडिया का मेजर पोर्शन ऑफ जो पावर जनरेशन है वो थर्मल है। ठीक है, और उनमें भी 90% कोल बेस्ड है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इन सारे जगहों से हम लोगों को ना सिर्फ फ्लाई ऐश बल्कि जितना भी कार्बन कंटेंट वाला जो पॉल्यूटेंट्स है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, अब फ्लाई ऐश का कंपोनेंट्स क्या है? फ्लाई ऐश कैसे बनता है? फ्लाई ऐश में हम लोग मेनली मैक्सिमम अमाउंट में पाते हैं एल्यूमिनियम सिलिकेट। क्या पाते हैं? लार्ज अमाउंट में होता है एल्यूमिनियम सिलिकेट। इसके अलावा सिलिकॉन का ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और अलग लाइक मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, तो कोबाल्ट का ऑक्साइड, कॉपर का ऑक्साइड, ये सारा पाया जा सकता है। लेकिन मेनली मेजर पोर्शन क्या होता है? एल्यूमिनियम सिलिकेट। तो फ्लाई ऐश का कॉम्पोजिशन अगर पूछेगा तो क्या बोलेंगे? एल्यूमिनियम सिलिकेट, सिलिकॉन ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ये मेजर पोर्शन में पाए जाते हैं। अब फ्लाई ऐश भी एक तरह का पॉल्यूटेंट है। फ्लाई ऐश क्या होगा? अब हवा में जो है ये भी रिड्यूस कर देगा विजिबिलिटी को। तो अब इसको समझते हैं कि इसको हम लोग कलेक्ट कैसे करते हैं। तो कोई भी ऐसा मेजर इंडस्ट्री, कोल बेस्ड इंडस्ट्रीज जो हैं, वहां पे फ्लाई ऐश पाया जाता ही है। तो ऐसे इंडस्ट्रीज में हमेशा एक इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर लगाया जाता है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर क्या है?
जो चिमनी होता है उसके ऊपर में हम लोग एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं जिसे बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। ये आयोनाइजेशन के फॉर्म में पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज को, ठीक है, उसके यूज से जो पॉल्यूटेंट्स हैं उनको क्या कर लेता है, कैप्चर कर लेता है। तो ये पार्टिकल फिल्टरेशन का काम करता है। तो अगर पूछेगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का काम क्या है, तो चिमनी के ऊपर लगाया जाता है कोल बेस्ड प्लांट्स में, ताकि ये जो भी फ्लाई एश कंपोनेंट्स हैं या फिर ऐसे पॉल्यूटेंट्स हैं उनको चार्ज के मदद से क्या करेगा, कैप्चर कर ले। ठीक है, तो फ्लाई एश को कलेक्शन का मेथड क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। आप देखोगे ये सवाल बहुत बार आया है कि इंडस्ट्रीज में ये जो पोल्यूशन को कंट्रोल करने का तरीका है, इंडस्ट्रीज में चिमनीज के ऊपर क्या लगाते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। आया समझ? हाँ सर। अब देखो यूजेस का बात करते हैं। यूजेस मतलब इस्तेमाल। अब फ्लाई एश का अगर मान लो कि आप कलेक्ट कर लेते हो, तो इसको तो डिकम्पोज करोगे, कुछ ना कुछ यूज करोगे। तो गवर्नमेंट ने या फिर इसका इस्तेमाल किस तरीके से करना स्टार्ट कर दिया गया है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में सीमेंट का ये अल्टरनेटिव काम कर सकता है। यानी सीमेंट के बजाय आप फ्लाई ऐश यूज कर लो। अब फ्लाई ऐश चूंकि लाइट होता है, हल्का होता है, तो इसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, ड्यूरेबिलिटी ज्यादा होगा, मतलब ज्यादा दिन तक ये स्ट्रांग रहेगा। दूसरा, अगर मान लो कि कोई जगह है, खाली लैंड है, वेस्ट लैंड है, ठीक है, उस जमीन को भरना है, तो आप फ्लाई ऐश लेके आओ, उसमें डाल दो, ये यूज हो सकता है इसका। इसके अलावा फ्लाई ऐश में चूंकि जो सॉरी बोल सकते हैं मेटेलिक कंपाउंड्स होता है, जिसके वजह से ये मिट्टी का जो फर्टिलिटी है उसको ग्रो कर सकता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकता है, जिसके वजह से जो क्रॉप यील्ड होता है वो बढ़ जाएगा। आया समझ? गवर्नमेंट ने ऑलरेडी एक डायरेक्शन दे करके रखा है कि हर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का आप, जैसे कि मान लो थर्मल पावर प्लांट्स जहां जहां हैं, उनके आसपास के जितने भी रोड्स होंगे, जो कंस्ट्रक्शन ये होगा, वहां पे आपको फ्लाई ऐश यूज करना ही करना है। यानी आप वहां का जो भी रोड वोड बनाओगे उनमें फ्लाई ऐश जो आप कलेक्ट कर रहे हो फ्रॉम द चिमनी, फ्रॉम द इंडस्ट्रीज, उसको इस्तेमाल करिए। और पावर प्लांट के आसपास का जो 100 किलोमीटर का एरिया है, उसके लैंड फिलिंग्स मतलब वेस्ट लैंड को फिल करने के लिए आप फ्लाई ऐश का यूज करें। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्लियर समझ में आया होगा। यहाँ पर हम लोग ये कंप्लीट कर सकते हैं कि भाई पॉल्यूटेंट्स क्या क्या हैं। अब कुछ ऐसे भी पॉल्यूटेंट्स है जो लिस्ट में नहीं था, जैसे फॉर एग्जांपल मर्क्यूरी। मर्करी कहाँ से मिलता है, सोर्स है इंडस्ट्री। और मर्करी की वजह से आपको कौन कौन सा बीमारी होता है, वीनामेटा डिजीज, गिंगिवाइटिस, ये बीमारी आपको हो सकता है। सिलिकॉन डस्ट यानी सिलिका, सिलिका मतलब बालू, जो समझ रहे हो, उसमें सिलिका से वो सिलिकॉन डस्ट मिलता है, उसके वजह से आपको लंग्स का डिजीज सिलिकोसिस हो सकता है। जो कॉटन बेस्ड, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, उनमें जितने वर्कर्स काम करते हैं उनको मेनली एक बीमारी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बाइसिनियोसिस। ये कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में पाए जाने वाले जितने भी लोग हैं उनमें लंग्स का एक डिजीज होता है जिसको बोलते हैं बाइसिनियोसिस। ये किसके वजह से होता है, एक्सेस कंटेंट ऑफ कॉटन डस्ट, कॉटन डस्ट का एक्सेसिव कंटेंट के वजह से आपको बाइसिनियोसिस बीमारी होती है। फिर एस्बेस्टस, तो एस्बेस्टस माइनिंग इंडस्ट्रीज में आपको देखने को मिलेगा, जितना भी माइनिंग इंडस्ट्रीज, ठीक है, सो एस्बेस्टस का माइनिंग जो जहां होता होगा वहां पे एस्बेस्टस का एक्सेस इंक्रीज आप देखोगे, वहां पे आपको बीमारी हो सकता है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम का, जिसे हम लोग बोलते हैं एस्बेस्टोसिस। एस्बेस्टोसिस जो कि एक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे रेडियो एक्टिव जो रेज हैं, जैसे कि एक्सरे, कॉस्मिक रेज, रेडोन, रेडियम, इन सब के वजह से भी आपको प्रॉब्लम्स हो सकता है। फॉर एग्जांपल ल्यूकीमिया हो सकता है, सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो सकते हैं, ठीक है, परमानेंट जेनेटिक डिजीज हो सकता है आपको, ठीक है।
इसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो कोल इंडस्ट्रीज होते हैं वहां पर कोल माइनिंग की वजह पे से कोल डस्ट निकलता है, और कोल डस्ट की वजह से एक बीमारी होता है जिसे हम लोग बोलते हैं ब्लैक लंग कैंसर। क्या बोलते हैं हम लोग? ब्लैक लंग कैंसर। इसके अलावा पुल्मोनरी फाइब्रोसिस, ये लंग्स का एक बीमारी है, सांस लेने में प्रॉब्लम होगा आपको, ठीक है। सीओपीडी एक क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पुल्मोनरी डिजीज होता है, ये भी इन सब की वजह से हो सकता है। उम्मीद करते हैं कि इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन, मेजर पोल्यूटेंट्स आप सबको समझ में आ गया होगा। तो आज हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। के बाद के क्लास में हम लोग इंडस्ट्रियल पोल्यूशन के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट कैन बी द मेजर टू रिड्यूस इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, ये डिस्कस करेंगे। गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिया वो डिस्कस करेंगे। इसके अलावा व्हीकुलर पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, वो सारे पोर्शंस को हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। कोई सवाल है तो पूछ। क्वेश्चन? आप लोग को मैं बता दूं कि ये जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है, तो इन्वायरमेंट का जो सेक्शन आपको पढ़ाए हैं, शंकर आईएएस का एक बेस्ट बुक आता है इन्वायरमेंट का, तो उस बुक से हम ज़्यादातर चीज़ें रेफरेंस रखते हैं। इसके अलावा भी कुछ कंटेंट्स हम लोग ऐड करते हैं। तो अगर कोई ये बुक मतलब परचेज करना चाहता है, देखना चाहता है, तो अमेजन से ये बुक परचेज कर सकता है, ठीक है। शंकर आईएएस एकेडमी का आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो, लेकिन मैंने इनको क्या किया है, मिनिमाइज कर दिया है और आपको मिनिमल कंटेंट जिस ज़्यादा बेहतर हो सके वो आपके लिए कर दिया गया है। फॉलो दैट, ओके, ठीक है। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। के बाद वाला क्लास अगेन टाइम्स 8:30 बजे स्टार्ट होगा, ठीक है। मैं लिंक दे देता हूँ।